नमस्कार दोस्तों, आपका आर्ट्स नर्सिंग करियर पोर्टल फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने बेहतरीन टॉपिक एंटी कोगुलेंट का पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। एंटी कोगुलेंट का पार्ट फर्स्ट। आई होप आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। आई होप आपको सारी पिछली वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। स्टार्ट करेंगे बेहतरीन क्लास की एंटी कोगुलेंट का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि एंटी कोगुलेंट चैप्टर थोड़ा बड़ा है। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हेपेरिन के बारे में। हेपेरिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है एग्जाम में, और हेपेरिन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हेपेरिन को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेरिन इज आल्सो नोन एज, हम हेपेरिन को किस नाम से आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, या हम इसको बोलते हैं यूएफएच। यूएफएच के नाम से जानते हैं। हेपेरिन को हम किस नाम से जानते हैं? यूएफएच के नाम से जानते हैं। देन देखिए, बात करते हैं। देन ये इट इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। अब बात करते हैं प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्रोड्यूस्ड बाई, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, होता है बेसोफिल से। कहाँ से होता है? बेसोफिल और मास्ट सेल। बेसोफिल और मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? देन हेपेरिन का कभी एग्जाम पूछ सकता है, हेपेरिन का वेट कितना होता है? हेपेरिन का वेट पूछ सकता है एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हेपेरिन का वेट कितना होता है। वो होता है 10,000 से लेकर 40,000, 10,000 से लेकर 40,000, 10,000 से लेकर 40,000 इसका नेचुरल वेट होता है। इसका वेट हेपेरिन का मोलिकुलर वेट पूछता है एग्जाम में। कौन सा वेट? मोलिकुलर वेट। तो 10,000 से 40,000, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं वर्क्स कैसे करता है। वर्क वाई हेल्पिंग एंटीथ्रोम्बिन इनएक्टिव थ्रोम्बिन वर्क करता है हेल्पिंग एंटीथ्रोम्बिन एंड इनएक्टिव थ्रोम्बिन ग्रुप में। जिससे क्या होगा? रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ फिब्रिन। जो फिब्रिन जो लास्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड कोलिन फैक्टर, उसको बोलते हैं फिब्रिन। रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फिब्रिन, लास्ट प्रोडक्ट होता है किसका? ब्लड कोगुलेशन का, 30 नंबर का। क्लियर? देन डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो इसके बारे में बात की हम। हेपेरिन को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, हेपेरिन को हम किस नाम से जानते हैं? यूएफएच के नाम से जानते हैं। नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। प्रोड्यूस कहाँ से होता है? बेसोफिल से, मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है। हेपेरिन का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 40,000 होता है। वर्क करता है हेल्पिंग एंटीथ्रोम्बिन इनएक्टिव थ्रोम्बिन के रूप में, जिससे रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ फिब्रिन एंड डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये प्रिपेयर्ड किससे होता है? प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? देखिए, प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम पोरकाइन, जो पोरकाइन होते हैं, एंड बोवाइन
इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। म्यूकोजा जो प्रोकाइन होते हैं, बोबाइन होते हैं, उसकी कौन सी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा जिसको प्रिपेयर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, किससे प्रिपेयर किया जाता है? जैसे आपने सुना होगा सूचर के बारे में बात कही हमने, सूचर के बारे में दो बात करते हैं। क्या होता है? एब्जॉर्बल होता है, एक होता है नॉन एब्जॉर्बल। तो जो एब्जॉर्बल होता है वो बोलता है सीप की इंटेस्टाइन म्यूकोजा से, उसके बारे में आपने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, तो हेपेरिन किससे प्रिपेयर होता है? प्रोकाइन एंड बोबाइन की इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से प्रिपेयर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, आगे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन कि इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखिए ड्यूरिंग सर्जरी या बात करते हैं बिफोर सर्जरी हम इसका यूज कर सकते हैं। देन डायलिसिस, आपने नाम सुना हो डायलिसिस के बारे में बात करते हैं, तो हम बात दो तरह के डायलिसिस पढ़ते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ते हैं कि हीमोडायलिसिस पढ़ते हैं। आप इनके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इनके। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इनके दोनों के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस। देन हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? वो होता है हाइपोटेंशन। तो हीमोडायलिसिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? वो करते हैं एंटीकोगुलेंट। कौन सा यूज करते हैं? वो करते हैं हेपेरिन। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। देन कार्डियक सर्जरी की बात करते हैं। जैसे बॉल्व रिप्लेसमेंट के अंदर हम इसका यूज करते हैं, हेपेरिन का यूज करते हैं। देन डीबीटी के बारे में सुना हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एक साइन देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है, वो होता है होमान साइन। कौन सा साइन देखने को मिलता है? होमान साइन देखने को मिलता है। देन सेफ इन प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा सेफ होता है। ये एम्स बठिंडा के अंदर पूछा हुआ सवाल, एम्स बठिंडा का जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा हुआ सवाल कि एम्स बठिंडा के अंदर सेफ इन प्रेगनेंसी कौन सा होता है? वो होता है हेपेरिन। देन सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग, ये ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी सेफ होता है, सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। देन इसको यूज हम और क्या कर सकते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर इसका यूज कर सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर इसका यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इंडिकेशन क्या क्या हो गई? ड्यूरिंग सर्जरी, बिफोर सर्जरी। डायलिसिस में हम मोस्टली हीमोडायलिसिस के अंदर हेपेरिन का यूज कर सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पेरिटोनाइटिस। और हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोटेंशन। कार्डियक सर्जरी के अंदर हम वॉल्व रिप्लेसमेंट वाली में यूज कर सकते हैं। डीबीटी के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर साइन देखने को मिलता है, होमन साइन, उसके अंदर यूज कर सकते हैं हेपेरिन का। सेफ इन प्रेगनेंसी होती है, एम्स बठिंडा के अंदर पूछा हुआ सवाल। सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग होता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर हम इसका यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब बात करते हैं, आगे चलते देखिए, अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि इसके अंदर हम कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन करते हैं, कि किस किस के अंदर हम इसको यूज नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम इसका यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, तो बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक वाली कंडीशन के अंदर हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। देन ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के अंदर हम इसका यूज नहीं करते। देन सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसके अंदर यूज नहीं करेंगे। देन सीवियर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को किस नाम जानते हैं? साइलेंट किलर डिजीज के नाम से जानते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि साइलेंट किलर किसको बोलते हैं? हाइपरटेंशन को। देन थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से अबॉर्शन से कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं? थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर। देन पाइल्स के अंदर इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। देन पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के बारे में सुना होगा, उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? वो होता है एच पाइलोरी, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और किस शेप का होता है? स्पाइरल शेप का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। देन टीबी के अंदर भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। देन लंबार पंचर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। एंडोकार्डाइटिस के अंदर भी इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ये सारे पूछे हुए सवाल है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्प्रिन के साथ कभी नहीं देते। एस्प्रिन एंड हेपेरिन नॉट गिवन टुगेदर, नॉट गिवन टुगेदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एस्प्रिन के साथ हेपेरिन को कभी नहीं देते हैं, या हेपेरिन के साथ एस्प्रिन को कभी नहीं देते। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने बात की कॉन्ट्राइंडिकेशन, हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। देन सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर, थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर पाइल्स, पेप्टिक अल्सर, टीबी, लंबार पंचर, एंडोकार्डाइटिस और एस्प्रिन के साथ नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो। अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। किसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब मैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करता हूं तो पहला होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया ये क्या करवाता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है, हाइपरकैलेमिया करवाता है। देन ऑस्टियोपोरोसिस भी करवाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी करवाता है। देन एलोपेशिया भी करवा सकता है। तो हेयर क्या हो जाते हैं? लॉस हो जाते हैं, हेयर लॉस। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं मोस्टली, क्लियर। तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो गए? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है, हाइपरकैलेमिया करवाता है, ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है और एलोपेशिया करवाता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। देन नोट डाल के देखिए, अब 3-4 लाइन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैक्सिमम इफेक्ट कब आता है? कि मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम इफेक्ट कब आता है इसका? 4-6 आवर्स के अंदर। क्या होता है? 6 आवर्स के अंदर आता है। देन अगर हमने किसी को ज़्यादा एक्सेस हेपेरिन कैन कॉज, अगर किसी को हमने हेपेरिन ज़्यादा दे दिया तो क्या करवा सकता है? वो ब्लीडिंग करवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक पूछा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बड़ा फेवरेट सवाल है एग्जाम का, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या होगा? वो होगा प्रोटामाइन, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट। देखिए, कॉम्प्लिकेशन की बात की हमने,
तो कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात की, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाता है, हाइपरकैलेमिया करवाता है, ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है, एलोपेशिया करवाता है। मैगी इफेक्ट 6 आवर के अंदर आता है। एक्सेसिव हेपेरिन क्या कर सकता है, ब्लीडिंग करवा सकता है। एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। आपने नाम सुना होगा LMWH, LMWH लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन। इसके बारे में अभी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं इसको किस नाम से जानते हैं। तो हम किस नाम जानते हैं, इसको नाम जानते हैं फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन के नाम से जानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। देन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो होता है 10,000 से लेके 10,000 तक। क्या डेल्टोन हो सकता है, या फिर एक ही बात करते हो 4,500 डेल्टोन हो सकता है, या फिर हम बात करते हैं 15 MS यूनिट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। देन बात करते हैं इसके बारे में कि हम इसको कैसे देते हैं। तो एडमिनिस्टर सबकुटेनियस ओनली, सबकुटेनियस दे सकते हैं। कहाँ पर हम इसको एंट्रोलेटरल दे सकते हैं, और पोस्टियोलेटरल भी दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने एक बात की, तो एक हेपेरिन के बारे में बात करते हैं। एक लाइन रह गई थी हेपेरिन के बारे में कि इसको रूट कौन से रूट से थे। उसको सबकुटेनियस दे सकते हैं, आई भी दे सकते हैं। तो नेवर गिवन IM, उसको IM कभी नहीं दे सकते, क्योंकि नेवर गिवन IM कैन कॉज हेमेटोमा, क्या करवा सकता है, हेमेटोमा करवा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। तो हम उसको कभी भी IM नहीं दे सकते हैं। हेपेरिन के बारे में बात की। अब लो मोलिकुलर वेट के बारे में बात की, तो उसको फ्रैक्शनल हेपेरिन के नाम से जानते हैं। 10,000 से 1,000 से लेकर 10,000 तक डेल्टोन, या 4,500 डेल्टोन होता है, या 1,500 MS यूनिट होती है। सबकुटेनियस करते हैं एंट्रोलेटर एंड पोस्टीरियोलेटर ऑफ एब्डोमिनल बॉल। कहाँ पर, एब्डोमिनल बॉल पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखिए। अब इसके अंदर हम चेक कैसे करेंगे कि इसका टाइम किस तरीके से हो रहा है। तो हम इसके लिए एक टाइम चेक करते हैं, वो टाइम होता है APTT। तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT टाइम। अब कैसे चेक करते हैं APTT टाइम, देखिए। अगर बात करते हैं ये यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड इन हेपेरिन थेरेपी। कहाँ यूज किया हमने इसको हेपेरिन थेरेपी के अंदर यूज किया। और जब वारफेरिन की बात करते हैं तो उसमें PTINR चेक करते हैं। तो हेपेरिन में कौन सी यूज करते हैं, APTT। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यूज इन हेपेरिन थेरेपी। तो नॉर्मल APTT कितना होता है, नॉर्मल APTT कितना होता है, वो होता है 20 से 36 सेकेंड, क्लियर। जब क्लाइंट को हेपेरिन चल रही है, व्हेन क्लाइंट रिसीविंग ए continuous infusion of heparin should be
शुड बी 1.5 से 2.5 टाइम नॉर्मल वैल्यू। अगर किसी पर्सन को इन्फ्यूजन के द्वारा जो कंटिन्यूस हेपरिन चल रहा है उसके अंदर अगर 1.5 से 2.5 गुना टाइम हो जाता है तो वो भी क्या है, नॉर्मल के अंदर आता है। क्लियर। देन एपीटी टाइम को चेक कितने टाइम में करते हैं, एपीटी टाइम को चेक कितने टाइम में करते हैं, मेजर्ड एवरी 6 आवर्स, मेजर्ड एवरी 6 आवर, 6 आवर्स के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन इफ एपीटीटी इज मोर देन 80 सेकेंड हो रहा है, सपोज दैट कितना हो रहा है, मोर 80 सेकेंड हो रहा है, डोज को क्या करना है, डोज इज शुड बी लोअर, तो डोज को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। अगर मान लो इफ एपीटीटी इज मोर देन 90 सेकेंड हो गया तो डोजेज को क्या करना है, डोजेज शुड बी स्टॉप्ड कर देना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अगर इफ एपीटीटी इज लेस देन 60 सेकेंड है, लेस देन 60 सेकेंड है तो डोजेज को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। डोजेज शुड बी इंक्रीज कर देना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए तो यूज कहाँ करते हैं, हेपरिन थेरेपी के अंदर। नॉर्मल एपीटी टाइम कितना है, 20 से 36 सेकेंड होता है। जब क्लाइंट अगर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ले रहा है तो 1.5 से 2 टाइम है, वो नॉर्मल टाइम होता है। एपीटी मीजर को हम 6 आवर के अंदर मीजर करते हैं। एपी टाइम अगर मोर देन 80 सेकेंड है तो डोजेज को करना लोअर कर देना है। अगर 90 सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो क्या करना है, स्टॉप कर देना है। देन इफ एपीटी टाइम मोर लेस देन 60 सेकेंड है तो डोज को करना है, इंक्रीज कर देना है। क्या कर देना है, बढ़ा देना है डोज को। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। देखिए आइए हमको वीडियो समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसके अंदर। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं मैं तो हम पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्ट कोई देखते हैं, रिसेंट हिस्ट्री, कोई हिस्ट्री तो नहीं है इंजरी वगैरह की, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। देन प्रेगनेंसी की देखते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं है। क्लियर। देन उसके अंदर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो रिनल आरएफटी करते हैं, रिनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, रिनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। देन प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, सीबीसी करते हैं। उसके अंदर क्या मोस्टली क्या करते हैं, प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि एडजस्ट डोज अकॉर्डिंग टू ब्लड कोएगुलेशन। देन कभी भी मिलता है शुड नॉट गिवन आईएम, कभी इसको कैसे नहीं देते, आईएम नहीं देते हैं। देन चेक साइन ऑफ ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग के साइन है वो क्या करें, चेक साइन ऑफ ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग के साइन है उनको क्या करना होता है, चेक करना होता है। क्लियर। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज हेपरिन लॉक यूज करना है, हेपरिन लॉक निडल का यूज करना है टू अवॉइड करने के लिए रिपीटेड रिपीटेड इंजेक्शन। कई इंजेक्शन को बार बार यूज नहीं कर सकते, इसके हेपरिन लॉक निडल यूज करना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हिस्ट्री में इंजरी देखते हैं, प्रेगनेंसी देखते हैं, आरएफटी करते हैं, सीबीसी करते हैं।
और डोज को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लड कोगुलेशन के अनुसार एडजस्ट करते हैं। कभी IM नहीं देते हैं और साइन ब्लीडिंग चेक करते हैं, वेपरिन लॉक का यूज करता है। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपके सामने अगला पार्ट आएगा जो कल आएगा, वो पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे कम्प्लीटली वारफेरिन के बारे में। ऐसे कम्प्लीटली आपको आप नोट्स ही बनाते चलिए ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।